तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल SSTS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। तो आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिश्रण को अलग करने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और सभी परीक्षाओं में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आपका बन जाता है। तो पहले हम पूर्व टॉपिक यानी कि अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब पूरे टॉपिक को, और लास्ट में यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आइए डिस्कस करते हैं कि मिश्रण को अलग करने की विधियों के बारे में हमें पढ़ना है। उससे पहले हमें मिश्रण होता क्या है ये हमको मालूम होना चाहिए। तो पिछली वीडियो में हमने मिश्रण के बारे में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर हमको पहले मालूम होना चाहिए कि आखिर मिश्रण होता क्या है, मिक्सचर कहते किसको हैं। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी अनुपात में, किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो उसे मिश्रण बोला जाता है, मतलब मिक्सचर बोला जाता है। यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ हों और वो किसी भी रेशियो में हो, इसकी कोई फिक्स रेशियो नहीं होती है। अगर फिक्स रेशियो होगी तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग कंपाउंड बोलेंगे, यानी कि यौगिक बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर फिक्स रेशियो ना हो तो उसे मिश्रण बोला जाएगा। तो दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो उसे क्या बोला जाता है, मिश्रण बोला जाता है। उदाहरण के रूप में शरबत, चाय और हवा, ये एक उदाहरण हो जाता है। तो ये मिश्रण के उदाहरण हो जाते हैं। डिटेल में आपको पढ़ना है तो केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पर मिश्रण के टाइप्स कितने होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि मिश्रण के दो प्रकार होते हैं। पहला आपका समांगी मिश्रण हो जाता है और दूसरा विषमांगी मिश्रण हो जाता है। समांगी मिश्रण को होमोजीनस मिश्रण बोलते हैं और विषमांगी मिश्रण को हेट्रोजीनस मिक्सचर बोला जाता है। तो समांगी मिश्रण कौन सा होता है, तो ऐसे मिश्रण जिनके अवयवी कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण बोलते हैं। यानी कि ऐसा मिक्सचर जिसमें जो पदार्थ मिलाए गए हों उन्हें देखा ना जाए या अलग अलग करके ना देखा जा सके, उसे समांगी मिश्रण कहा जाता है। जैसे कि जल एवं चीनी का मिश्रण। तो जब जल में चीनी घोली जाती है तो चीनी के घुलने के बाद क्या आप चीनी को जल में देख सकते हो, नहीं देख सकते हो ना, तो इसे समांगी मिश्रण कहा जाता है। और जैसे जल में नमक का मिश्रण और अल्कोहल तथा जल का मिश्रण या मिश्र धातुएं, तो ये इसका उदाहरण हो जाता है ये समांगी मिश्रण का। तो विषमांगी मिश्रण में क्या होता है कि जो भी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाए जाते हैं उन्हें अलग अलग देख सकते हैं। जैसे रेत तथा जल का मिश्रण, और यहाँ पर रेत जल का मिश्रण जो हो जाता है, पेट्रोल और जल का मिश्रण हो जाता है, या तेल और जल का मिश्रण हो जाता है। तो जब जल में तेल मिलाया जाता है तो तेल जल में मिलता नहीं है बल्कि जल के ऊपर आ जाता है, तो इन्हें हम लोग अलग अलग देख सकते हैं या अलग भी कर सकते हैं। तो ऐसे मिश्रण को क्या बोला जाता है, विषमांगी मिश्रण बोला जाता है। तो आगे हम लोग बात करते हैं एक एक करके इन सभी मिश्रण को अलग करने की विधियों के बारे में, इनके मेथड के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ठोस से ठोस का पृथक्करण। यानी कि जो मिश्रण है ये ठोस के साथ है, यानी कि सॉलिड का सॉलिड के साथ। तो ठोस के मिश्रण को कैसे अलग किया जाएगा, तो इसका पहला मेथड है चुनना, यानी जिसको हैंड पिकिंग बोलते हैं। तो इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब ठोस पदार्थ का आकार बड़ा और एवं आकृति भिन्न भिन्न होने के साथ हो, और इसके साथ ही ये नेत्र से दिखाई भी दें। तो यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि कहने का कि सामान्य आंखों से ये देख भी सकते हो। तो चुनने के माध्यम से, यानी हैंड पिकिंग के माध्यम से इस मिश्रण को अलग किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा जब आपकी माँ खाना बनाने जाती हैं, मान लीजिए वो चावल बनाती हैं, तो चावल बनाने से पहले चावल को जो कंकड़ वगैरह होते हैं, कंक्रीट को चुनने की कोशिश करते हैं, अलग करती हैं। तो चावल में से कंकड़ को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है इसी को हैंड पिकिंग बोला जाता है। इसमें क्या हो रहा है कि कंकड़ को चावल से अलग किया जा रहा है ना, तो इसे चुनना यानी हैंड पिकिंग बोला जाता है। और दूसरा इसका उदाहरण क्या है, ये तो हो गया आपका चावल में से कंकड़ को अलग करना। लेकिन
जैसा आप देख रहे हैं कि इसमें दो प्रकार के अंगूर रखे हुए हैं, काले अंगूर और हरे अंगूर। तो इसमें से आपको काले वाले अंगूर को अलग करना और हरे वाले अंगूर को अलग करना, ये भी आपका हैंड पिकिंग का ही उदाहरण हो जाता है। तो ठोस को ठोस के साथ हम लोग पृथक्करण करने की विधियां पढ़ रहे हैं, जिसमें से सबसे पहली मेथड जो है चुनना। यह मेथड कब काम आएगा? जब मिश्रण आपका आकार में बड़ा हो और आकृति इसकी भिन्न भिन्न होगी, और जिस मिश्रण को हम लोग सामान्य नग्न आंखों से देखा जा सके या देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा मेथड हम लोगों का आता है फटकना, जिसे हम लोग विनोइंग बोलते हैं। इसका नाम विनोइंग है क्योंकि ये एग्जाम में आपसे विनोइंग ही लिखकर आता है, क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। यानी फटकना विनोइंग क्या होता है? तो इस मिश्रण में एक ठोस हल्का तथा दूसरा ठोस जो होता है भारी होता है, और इस मिश्रण को वायु की धारा में रखने पर हल्का पदार्थ दूर गिरता है, और जबकि भारी पदार्थ जो होता है वो निकट गिरता है। तो इसी को विनोइंग यानी कि फटकना बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कि इसमें क्या होता है कि जो अनाज होता है, ये अनाज में भूसा और कई सारी अशुद्धियां होती हैं। तो इन अशुद्धियों को अलग करने के लिए क्या किया जाता है? जो अनाज होता है जिसमें भूसा और कई सारी अशुद्धियां मिक्स्ड होती हैं, उनको ऊपर से इसी प्रकार से गिराया जाता है, और जिस तरफ हवा चल रही होती है उससे क्या होता है, जो अनाज में भूसा और हल्के कण जो होते हैं ये हवा के माध्यम से उड़ जाते हैं, आगे गिरते हैं। और दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि हवा की डायरेक्शन जिस ओर होगी, जो अनाज में जो कई सारे भूसा अशुद्धियां होंगी, ये हवा के माध्यम से, इनके कण हल्के हैं ना, तो हवा के माध्यम से ये दूर चले जाएंगे और जो अनाज है वो नीचे की ओर गिर जाएगा। तो इस मेथड से भी क्या हुआ कि ये मिश्रण को अलग करने की एक विधि है, जिसे विनोइंग बोला जाता है। और उसके बाद अगली विधि है हमारी छानना, जिसे हम लोग सीविंग बोलते हैं। तो ये भी आसान है। इस मिश्रण में क्या होता है, एक ठोस का आकार छोटा और जबकि दूसरे ठोस का आकार बड़ा होता है, और इसे जाली के द्वारा पृथक किया जाता है। तो यानी पृथक का मतलब अलग करना होता है, और जो बारीक ठोस कण होते हैं वो जाली के द्वारा छन के नीचे गिर जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपने देखा होगा जब आपके घर में मिस्त्री आता है तो जो रेत होती है तो उसको रेत को छानने की या छन्नी के साथ सहायता से छानने की कोशिश करता है। अगर उसमें कोई कंकड़ या मिट्टी का कोई ढेला होता है तो उसको अलग कर दिया जाता है, जिससे जो रेत होती है वो छन जाती है। तो इस मेथड का उपयोग कब किया जाता है? जब एक ठोस का आकार छोटा हो और दूसरे ठोस का आकार बड़ा हो, तो छन्नी की सहायता से इसे अलग किया जाता है। इसके बाद आपका अगला मेथड है जो कि चुंबकीय पृथक्करण यानी कि मैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें क्या होता है, इसमें चुंबक की एवं मतलब कि इसमें चुंबकीय एवं अन्य चुंबकीय पदार्थ को अलग किया जाता है, जैसे लौह युक्त खनिजों का निष्कर्षण। तो ये डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं कि एक ऊपर की ओर से अयस्क वाला जो पार्ट होता है उसको डाला जाता है, और ये जो बेल्ट होती है, कन्वेयर बेल्ट होती है, जो कि घूमती है एक मोटर की सहायता से, और ये जो गोल गोल चक्का नुमा है ये चुंबकीय रोलर है, यानी कि मैग्नेटिक रोलर है। तो ऊपर से क्या होता है, जो अयस्क होता है वो गिराया जाता है, और इस अयस्क में लौह युक्त खनिज भी होते हैं और बाकी के अशुद्धियां भी होती हैं। तो लोहे को यानी कि लौह युक्त खनिज को इसमें से अलग कैसे किया जाता है, तो ऊपर से अयस्क को क्या किया जाता है, बेल्ट पर गिराया जाता है, और ये जो बेल्ट घूम रहा है इसके नीचे क्या है, इसमें रोलर होता है, और ये एक मैग्नेटिक रोलर होता है, चुंबकीय रोलर होता है, जिससे क्या होता है, अयस्क में जो लौह युक्त खनिज होते हैं इसमें चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद क्या होंगे, जो ये मोटर घूम रही है उसके बाद क्या होगा कि लौह युक्त जो खनिज होते हैं ये अपने साथ चिपका करके इस बेल्ट जो बाल्टी होगी उसमें गिरा देगी, और ये जो अशुद्धियां होगी जो ऑटोमैग्नेट के साथ नहीं चिपकेंगी ये दूर चली जाएंगी और ये दूसरी बाल्टी में जाकर गिरेंगी। तो आपको समझ में आ गया है ना कि चुंबकीय पृथक्करण में क्या होता है कि जो लौह युक्त खनिज होते हैं इनका निष्कर्षण किया जाता है और इन्हें अलग किया जाता है। तो ठोस के साथ पृथक्कीकरण हमने देख लिया। अब हम लोग ठोस का द्रव से पृथक्कीकरण देखते हैं, यानी कि पृथक्करण कैसे करते हैं कि ठोस को द्रव से कैसे अलग किया जाता है। तो सबसे पहला मेथड है वाष्पीकरण यानी कि वेपराइजेशन। इस विधि के द्वारा ऐसे मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक पदार्थ वाष्पशील हो
और दूसरा पदार्थ अवाष्पशील हो। कहने का मतलब जैसे चीनी और पानी के घोल का मिश्रण रखा हो और नमक और पानी का या मिश्रण हो, या समुद्री जल से जो नमक का निर्माण होता है वो भी आप इसी विधि के द्वारा जो है छान सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो समुद्री जल से नमक का निर्माण होता है, जो नमक निकाला जाता है, वो भी इसी विधि के द्वारा होता है। तो वाष्पीकरण होता क्या है? वाष्पीकरण में क्या होता है, जिन पदार्थों का इसमें मिश्रण होगा उनमें से एक जो पदार्थ होगा वो वाष्पशील होगा, यानी कि अगर उसको गर्म किया जाए तो वो वाष्प में यानी जो भाप होगा उसमें बदल जाएगा। लेकिन जो दूसरा पदार्थ होगा वो वाष्पशील नहीं होगा, उसे गर्म करने पर वो भाप में या वाष्प में नहीं चेंज होगा। जैसे कि चीनी और पानी का घोल या नमक या पानी का घोल, ये डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि ये नमक और पानी का घोल है। नीचे से क्या होता है कि इसे गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद इसे ये जो पानी है ये भाप में यानी वाष्प में बदलने लगेगा और धीरे धीरे करके जो पानी है ये वाष्प में चेंज हो जाएगा और ये जो नमक है ये नीचे रह जाएगा, क्योंकि जो नमक होता है ये तो वाष्प में नहीं चेंज होगा। तो इसमें क्या होगा, इस प्रकार जो जल से जो नमक है इसको अलग किया जा सकता है और इसी के माध्यम से समुद्री जल से नमक को निकाला जाता है या अलग किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर समुद्री जल को इन नालियों के माध्यम से लाया जाता है और उसके बाद क्या किया जाता है, इस समुद्री जल को धीरे धीरे करके जो इन्होंने ये खाने बनाए हुए हैं खेतों में, जो ये पार्ट बने हुए हैं, इसमें इस पार्ट को पानी को इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद सूर्य के ताप की सहायता से यानी कि सूर्य के प्रकाश से जो ताप का जो पानी होता है ये भाप में चेंज हो जाता है और ये जो नमक होता है ये नीचे की ओर जमा हो जाता है। तो ये नमक को अलग कर देते हैं और उसके बाद उसे रिफाइन होने के लिए भेज देते हैं। तो समुद्री जल से नमक का निर्माण भी एक वाष्पीकरण विधि के द्वारा होता है। उसके बाद अगला मेथड है आपका रवाकरण, यानी जिसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो इस विधि के द्वारा क्या होता है, अकार्बनिक ठोस के मिश्रण को अलग किया जाता है और इस विधि में अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है। यानी विलायक क्या होता है, विलेय क्या होता है और विलयन क्या होता है, ये हमने पढ़ा, लेकिन यहाँ पर दोबारा जिक्र हुआ है तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि एक होता है विलेय और एक होता है विलायक और दूसरा क्या होता है विलयन। तो विलयन क्या होता है, जो घोल होता है, जैसे कि मान लीजिए नमक और पानी का एक घोल होता है, उसको क्या करता है, उसको विलयन बोलते हैं। और जो नमक होगा जिसे पानी में घोला जाता है उसे हम लोग विलेय बोलते हैं। और यानी कि जो वो पदार्थ जो विलायक में जा करके घुल जाए उसे हम लोग विलेय बोलते हैं। और विलायक क्या होता है, यानी वो पदार्थ जो अन्य पदार्थों को अपने अंदर घोल लेता हो उसे हम लोग विलायक बोलते हैं। और जो इन दोनों के बाद घुल करके जो एक मिश्रण तैयार होता है उसको हम लोग सॉल्यूशन यानी कि विलयन बोलते हैं। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे कि इस विधि में अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक के साथ, यानी विलायक का मतलब कोई भी द्रव पदार्थ, यानी उसके साथ मिलाकर गर्म किया जाता है और गर्म अवस्था में ही कीप के द्वारा उसे छान लिया जाता है और छानने के बाद विलयन को कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। अब जो ठंडा होने पर जो शुद्ध पदार्थ होता है क्रिस्टल के रूप में विलयन से पृथक हो जाते हैं। और जैसे कि चीनी और नमक के मिश्रण को एक इथाइल अल्कोहल में 348 केल्विन ताप पर गर्म करके इस विधि के द्वारा अलग किया जाता है। तो हम कौन सी विधि पढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन पढ़ रहे हैं यानी कि रवाकरण। यहाँ पर क्रिस्टल क्या होता है, तो आपने नमक और चीनी और फिटकरी को देखा होगा। तो ये किस फॉर्म में होते हैं, ये इस फॉर्म में होते हैं, नमक और चीनी फिटकरी इस फॉर्म में पाया जाता है। तो क्रिस्टल के फॉर्म में पाए जाते हैं तो क्रिस्टलाइजेशन के माध्यम से यानी कि क्रिस्टल के रूप में इसे अलग किया जाता है। तो जैसे जो चीनी और नमक का जो मिश्रण होता है इसे इथाइल अल्कोहल में 348 केल्विन ताप पर जब हम लोग गर्म करते हैं तो क्या होता है, जो चीनी या नमक होता है ये नीचे की ओर बैठ जाता है और धीरे धीरे जो ये विलयन है इसे कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा करके और हम इसे चीनी और नमक जो होता है उसे छान कर क्रिस्टल के रूप में अलग कर सकते हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं द्रव से पृथक्कीकरण देखते हैं, यानी पृथक्करण।
यहाँ पर लिक्विड के मिक्सचर में से लिक्विड को कैसे अलग किया जाता है ये देख लेते हैं। तो इसका पहला माध्यम है आसवन विधि, यानी जिसे हम लोग डिस्टिलेशन बोलते हैं। तो आसवन विधि में होता क्या है कि इस विधि का प्रयोग तब करते हैं जब दो द्रवों के क्वथनांक जो होता है, ये होता क्या, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे कि जो पानी है, पानी का क्वथनांक यानी कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट कौन सा होता है, ये जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी बॉइलिंग होने लगता है, उबलने लगता है, तो उसी को क्वथनांक बोला जाता है। तो इस विधि का उपयोग तब करते हैं जब दो द्रव के क्वथनांक में अंतर अधिक हो यानी ज़्यादा हो, यानी कि दो द्रवों का जो मिक्सचर हो उनकी बॉइलिंग पॉइंट में जो अंतर होता है वो अधिक होता है। जैसे जल और एसीटोन का मिश्रण इसी विधि के द्वारा अलग किया जाता है। जल एवं अल्कोहल का मिश्रण इसी विधि के द्वारा अलग करते हैं। अब इस विधि में होता क्या है कि मान लीजिए जल और एसीटोन का मिश्रण है, तो दोनों द्रव होते हैं यानी कि लिक्विड होते हैं। अब मुझे इस मिश्रण में से जल और एसीटोन को अलग करना है, तो कैसे किया जाएगा? जल और एसीटोन को गर्म किया जाएगा। कितने डिग्री सेल्सियस पर? तो जो एसीटोन होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है लगभग 56 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और जो जल होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए होता है। तो अब हमें एसीटोन को जल से अलग करना है, तो हमें करना क्या होगा कि इसे 56 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे। और क्योंकि जो एसीटोन होता है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, ये 56 डिग्री सेल्सियस होता है, और 56 डिग्री सेल्सियस पर होता क्या है, इस मिक्सर में जो एसीटोन होता है ये भाप में चेंज होने लगेगा, और भाप में बदलने के बाद ये ऊपर आएगा, और इस नली के माध्यम से इसे एक जार में हम लोग इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा कैसे होगा? पहले तो वो वाष्प में चेंज होगा, और जैसे ही उसमें उस नली के माध्यम से ये गुजरेगा तो ये भाप जो होगी इस नली के ऊपर से क्या होता है, ठंडे जल को गुजारा जाता है। तो ठंडा जल एसीटोन में मिलेगा नहीं, तो इस नली के ये ऊपर होता है ताकि जो भाप है उसे ठंडा किया जा सके। हमने पढ़ा था कि जो ठोस होता है, ठोस को गर्म करते हैं तो वो द्रव में बदल जाता है, और जब द्रव को गर्म करते हैं तो वो गैस में बदल जाता है। तो इसी प्रकार जो गैस को हम ठंडा करेंगे तो वो द्रव में बदल जाता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब हमने पहले इस मिक्सचर को 56 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया तो इससे क्या हुआ, जो एसीटोन है ये भाप में चेंज हुआ, और जब वो भाप में चेंज हुआ तो हमने उसे इस नली के माध्यम से गुजारा, और इस नली के माध्यम से जो एसीटोन है, जो भाप है, वो क्या हुआ, इस नली के ऊपर ठंडा जल जब गुजारा गया, इससे क्या हुआ, जो भाप है वो द्रव में चेंज हो गई। तो इससे क्या हुआ, जो ये जार है अब इसमें एसीटोन इकट्ठा हो जाएगा, और जो जल है उसी फ्लास्क में बह जाएगा, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो भी 56 डिग्री सेल्सियस है, और हमने उसे 100 डिग्री सेल्सियस नहीं किया, क्योंकि अगर जो टेम्परेचर है उसको 100 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तो पानी भी भाप में चेंज हो जाएगा। लेकिन 56 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, केवल जो एसीटोन है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये भाप में बदल गई, लेकिन जो पानी है ये भाप में नहीं चेंज होने पाया। तो इस प्रकार आसवन विधि के द्वारा दो द्रवों को अलग किया जा सकता है जिनके क्वथनांक में अंतर अधिक होता है। तो आसवन विधि के बाद आता है प्रभाजी आसवन विधि। अब प्रभाजी आसवन विधि क्या होती है, जो कि जब दो द्रवों के मिश्रण का क्वथनांक में यानी बहुत कम का अंतर हो। हमने पढ़ा कि जो आसवन विधि में होता क्या है कि दोनों द्रवों के क्वथनांक में जो अंतर होता है ये अधिक होता है, लेकिन प्रभाजी आसवन विधि में क्या होता है कि दोनों द्रवों के क्वथनांक में जो अंतर होता है ये बहुत कम का अंतर होता है। और इसमें होता क्या है कि एक यानी प्रभास यानी फ्रैक्शन का उपयोग करके विभिन्न पदार्थों को अलग अलग ताप पर अलग करते हैं। जैसे पेट्रोलियम पदार्थ का जो पृथक्कीकरण होता है यानी कि इसी की सहायता से होता है। वायु में जो विभिन्न गैसें होती हैं इनको भी इसी सहायता से हम लोग अलग कर सकते हैं। और इस जैसे कि हम लोग देखेंगे जो पेट्रोलियम पदार्थ होता है इसको प्रभाजी आसवन की सहायता से हम लोग अलग करते हैं। जो पेट्रोल है, जो डीजल है, जो मिट्टी का तेल होता है, पहले तो इन्हें ये क्रूड ऑयल में पाए जाते हैं यानी कि कच्चे तेल में पाए जाते हैं। यानी कि कच्चे तेल का मिश्रण होता है तो कच्चे तेल में से पेट्रोल को निकाला जाता है, डीजल को निकाला जाता है। तो क्या होता है, जो कच्चा तेल होता है इसको रिफाइन किया जाता है और इसे गर्म किया जाता है, और टेम्परेचर के हिसाब से इसे फ्रैक्शनाइज किया जाता है,
और इसे अलग अलग खानों में बांट दिया जाता है। तो होता क्या है कि जो कच्चा तेल होता है इसको जब गर्म करते हैं तो ये 20 डिग्री सेल्सियस पर हमें क्या प्राप्त होता है, सबसे पहले हमें ब्यूटेन यानी प्रोपेन प्राप्त होता है, जो पेट्रोलियम गैस होती है ये प्राप्त होती है। ब्यूटेन एंड प्रोपेन ये वही गैस होती हैं जिनको हम लोग एलपीजी सिलेंडर में यूज़ करते हैं। तो ये 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, जो क्रूड ऑयल को जब हम लोग गर्म करते हैं तो सबसे पहले 20 डिग्री सेल्सियस पर जो ब्यूटेन और प्रोपेन गैस है ये हमें प्राप्त होगी। देन आफ्टर उसके बाद 150 डिग्री सेल्सियस पर हमें पेट्रोल प्राप्त होगा और 200 डिग्री सेल्सियस पर हमें कैरोसिन प्राप्त होगा यानी कि मिट्टी का तेल प्राप्त होगा और 300 डिग्री सेल्सियस पर हमें डीजल प्राप्त होगा और 370 डिग्री सेल्सियस पर बाकी के जो फ्यूल ऑयल होंगे वो हमें प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार बाकी के जो फ्यूल ऑयल होंगे वो हमें प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से फ्रैक्शन का प्रयोग करके विभिन्न पदार्थों को अलग के अलग ताप पर पृथक कर सकते हैं। तो ये कौन सी विधि होती है, ये जिसे प्रभाजी आसवन विधि हम लोग बोलते हैं। तो इसके माध्यम से अब हम लोग इसको अलग कर सकते हैं, या द्रव से द्रव अलग करने का एक तीसरा मेथड एक आता है जिसको पृथक्कीकरण कीप बोलते हैं, यानी कि पृथक्करण की एक कीप होती है। इसमें होता क्या है, इस विधि का तब उपयोग करते हैं जब दो अघुलनशील द्रवों का मिश्रण हो और उनके बीच अलग अलग परत का निर्माण हो, जैसे जल और तेल। यानी जब जल में आप तेल मिला देंगे तो तेल क्या होगा, तेल की डेंसिटी कम होती है और जल का घनत्व ज़्यादा होता है, जल भारी होता है, तो जल नीचे रह जाता है और वो तेल जो होता है वो जल के ऊपर आ जाता है। यानी घुलनशील द्रवों के मिश्रण को हम लोग इसमें अलग कर सकते हैं। कैसे अलग कर सकते हैं, जैसे कि ये डायग्राम है और डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जल और तेल का मिश्रण है। अब तेल क्या होगा, तेल जल के मुकाबले हल्का होता है और तेल क्या होगा, जल के ऊपर यानी एक परत बना लेगा, यानी जल के ऊपर आ जाएगा। और जो पानी है वो भारी होता है, वो नीचे की ओर आ जाएगा। तो इसकी सहायता से हम पानी और तेल को कैसे अलग करेंगे, जो ये सेपरेशन फनेल होती है इसमें क्या होता है, ये जो टैप होता है इसको हम लोग खोल देंगे और नीचे की ओर जो पानी है इस नली की सहायता से जार में इकट्ठा हो जाएगा और जैसे ही ये तेल नीचे की ओर आएगा टैप को हम तुरंत बंद कर देंगे। यानी कि जो नीचे वाला हिस्सा है ये पानी है वो निकालेंगे और उसके बाद जो दूसरा जग लाएंगे उसमें पानी के ऊपर जो तेल है उसको इकट्ठा कर लेंगे। तो इस प्रकार से सेपरेशन फनेल की सहायता से दो अघुलनशील द्रवों का जो मिश्रण होता है उसको अलग कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग मिश्रण को अलग करने के जो बाकी के अन्य मेथड होते हैं उनको भी बात कर लेते हैं। तो पहले अपकेंद्री विधि या अपकेंद्रण विधि जो होता है, यानी कि सेंट्रीफिकेशन मेथड जो होता है, तो कभी कभी द्रव में मौजूद जो ठोस कण होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि ये छनक पत्र से भी बाहर निकल जाते हैं और इन कणों को अलग करने के लिए, पृथक करने के लिए फिल्ट्रेशन विधि का भी प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो मिश्रण को अपकेंद्रण विधि के द्वारा हम लोग अलग कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गांव की जो महिलाएं होती हैं वो दही से मक्खन को कैसे निकालती हैं, तो मक्खनी की सहायता से वो दही को मथती हैं, वो जिससे क्या होता है, जो मक्खन होता है वो बाहर निकल आता है। तो ये किसका उदाहरण हो गया, ये अपकेंद्रण विधि का उदाहरण हो गया। तो दूध से क्रीम निकालना या दही से मक्खन निकालना ये किसका उदाहरण हो जाता है, ये अपकेंद्रण विधि का उदाहरण हो जाता है। जैसे इस सिद्धांत के आधार पर जब मिश्रण को अपकेंद्रण मशीन से तेजी से घुमाया जाता है तो जो द्रव होता है, जो द्रव के भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो हल्के कण होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं। तो इस विधि का उपयोग डेयरी तथा घरों में दूध से क्रीम मक्खन निकालने के लिए होता है और कपड़े धोने की मशीन जो होती है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। भीगे हुए कपड़े को सुखाने में इसी मेथड का उपयोग होता है और जांच प्रयोगशाला में और रक्त और मूत्र की जांच करने में भी इसी मेथड का यूज किया जाता है। तो ये कौन सा मेथड है, ये अपकेंद्रण विधि होता है। उसके बाद अगला मेथड होता है ऊर्ध्वपातन, यानी जिसे सब्लिमेशन बोलते हैं। ये कौन सा मेथड होता है, इसमें क्या होता है, ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें गर्म करने पर वो सीधा द्रव अवस्था में आए बिना गैस अवस्था में ही चले जाते हैं। मतलब कि वो ठोस से डायरेक्ट या द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में चेंज हो जाते हैं और ठंडा करने पर वो द्रव अवस्था में आए के बिना वो सीधे ठोस अवस्था में चले जाते हैं। उन्हें ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। ऐसे पदार्थ होंगे
जो ठोस अवस्था में होंगे और जब उन्हें हम लोग गर्म करेंगे तो वो ठोस अवस्था से सीधे द्रव में नहीं बदलते हैं, द्रव में बदलने के बजाय वो सीधा ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में चेंज हो जाते हैं या बदल जाते हैं। तो उन्हें हम लोग सब्लिमेशन विधि से अलग कर सकते हैं। जैसे कपूर, और कपूर को अगर आप गर्म करेंगे तो ये कपूर ठोस है और गर्म करने पर ये क्या होगा, वो ठोस से सीधे गैस में बदल जाएगा, यानी कि ठोस से द्रव में बदलने के बजाय ये सीधे गैस में चेंज हो जाएगा। और तो इसमें जो अशुद्धियां होती हैं उसे सब्लिमेशन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, कपूर है, आयोडीन है और अमोनियम क्लोराइड। ये तीनों उदाहरण याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं। सब्लिमेशन के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, कपूर, आयोडीन और अमोनियम क्लोराइड। और आखिरी मेथड आपका बचता है जो कि होता है क्रोमेटोग्राफी। अब इसमें क्या होता है, इसमें रंगों के मिश्रण में से रंगों को अलग किया जा सकता है। अब इसमें होता क्या है, इसमें प्रयुक्त स्याही में जो होता है जल विलायक होता है, तो जल इसमें सॉल्वेंट होगा यानी कि विलायक होगा, और जो डाई या स्याही जो होगी ये रंग क्या होगा, ये विलेय होगा यानी जल में घुल जाएगा, यानी विलायक के रूप में कार्य करेगा, डाई के रूप में यानी विलय के रूप में कार्य करेगी। तो इस मेथड का उपयोग कैसे करते हैं, तो इसमें होता क्या है, एक स्याही की बूंद को फिल्टर पेपर के पतले परत पर लगाकर उसे सीधे जल से भरे बीकर में इस तरह से डुबाया जाता है कि जो बूंद वाला पार्ट होता है ये जल की सतह से ऊपर रहे। तो क्या होगा कि ये जो फिल्टर पेपर होता है उस फिल्टर पेपर को ले लिया जाएगा और उस फिल्टर पेपर के ऊपर जो रंग का मिश्रण यानी कि जो स्याही है उसकी बूंद एक फिल्टर पेपर पर गिरा दी जाएगी और उसके बाद जो फिल्टर पेपर है उसको पानी में डाल दिया जाएगा। और लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि जो स्याही की बूंद है वो पानी के अंदर डूबनी नहीं चाहिए, यानी कि जो फिल्टर पेपर का जो निचले वाला पार्ट होता है वो पानी में डूब जाए, लेकिन जो स्याही की जो बूंद वाला पार्ट होता है ये जल की सतह से ऊपर रहे। यानी जैसे ही ये जो जल है ये फिल्टर पेपर के ऊपर जाता है तो ये अपने साथ डाई के कणों को भी ले जाता है। जैसे हम रुई की बाती को तेल के अंदर डालते हैं और बाती को क्या करते हैं, ऊपर से जला देते हैं, तो तेल रुई के बाती के माध्यम से ऊपर होता है। तो उसी प्रकार ये जो पानी है ये फिल्टर पेपर के माध्यम से ऊपर की ओर बढ़ेगा और ये जो स्याही की एक जो बूंद है ये फैलना शुरू कर देगी। और थोड़ी देर में हम देखेंगे कि रंग वाला जो घटक होता है जो जल में अधिक घुलनशील है ये तेजी से ऊपर की ओर उठता है और रंग का वो घटक जो जल में सबसे कम घुलनशील है वो नीचे की ओर रह जाएगा। तो इस प्रकार रंगों का पृथक्करण हो जाएगा, यानी कि जैसे जैसे पानी ऊपर की ओर चढ़ेगा फिल्टर पेपर के माध्यम से तो स्याही की बूंद में जो रंगों का मिश्रण है उसमें से जो रंग हल्का होगा, जो पानी में सबसे ज़्यादा घुलनशील होगा वो तेजी से सबसे ऊपर आ जाएगा और जो कम घुलनशील होगा वो नीचे रहेगा। तो इससे जो कम घुलनशील होगा वो उससे भी नीचे रहेगा। तो इस प्रकार इस मेथड के माध्यम से हम रंगों को अलग कर सकते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, इस मेथड को क्रोमेटोग्राफी बोला जाता है। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेशन कंप्लीट होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि हम पदार्थों का पृथक्करण क्यों करते हैं, यानी कि पहला कथन है आपका अनचाहे पदार्थ बाहर निकालने के लिए या फिर अशुद्धियों को दूर करने के लिए, मतलब कि अशुद्धियां जो होती हैं उनको फिल्टर करने के लिए। तीसरा कथन ए और बी दोनों, और चौथा कथन की शुद्धियों को दूर करने के लिए। तो बताइए यहाँ पर हम पदार्थों को पृथक्करण क्यों करते हैं, अलग क्यों करते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी। हमें अनचाहे पदार्थ भी बाहर निकालने होते हैं और अशुद्धियों को भी दूर करना होता है, तो इसलिए हम लोग इसका पदार्थों को हम लोग विभाजन या अलग करते हैं। देन आफ्टर आपका नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिकेंद्रण के द्वारा पृथक्करण करने की विधि का उपयोग नहीं है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिकेंद्रण के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। तो पहला कथन है आपका कि कपड़े धोने की मशीन में कपड़े गीले कपड़ों से पानी को पृथक करना, या दूसरा कथन है कि दूध से मक्खन यानी क्रीम को पृथक्करण करना। तीसरा कथन है कि मिलावट किए गए खाद्य पदार्थों को अलग करना, और चौथा कथन है कि प्रयोगशालाओं में रक्त और मूत्र की जांच करना। तो यहाँ पर अभिकेंद्रण मेथड का इसमें से किस में उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी,
मिलावट किए गए खाद्य पदार्थों को अलग करने के लिए हम लोग विकेंद्रण विधि का यूज नहीं करते हैं। तो इसका जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण विनोइंग यानी फटकना विधि द्वारा पृथक किया जाता है। यानी कि यहाँ पर फटकना मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये पहला कथन है कि अन्नकरण यानी जो अनाज होता है या अनाज भूसे का मिश्रण को अलग करने के लिए विनोइंग विधि अपनाई जाती है। ये सही आपका राइट हो जाता है। अन्न कण तथा भूसे के मिश्रण को यहाँ पर विनोइंग विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दही से मक्खन और मक्खन के दूध को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होता है, इसका राइट आंसर आपका अपकेंद्रण विधि के द्वारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया है। यानी कि यहाँ पर समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की कौन सी प्रक्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्ध्वपातन क्या है। यानी किसी पदार्थ को गैस से सीधे द्रव अवस्था में परिवर्तन करना, या तो गलत हो जाता है। किसी पदार्थ का गैस से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन, यह भी गलत है। किसी पदार्थ का द्रव से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन, ये भी गलत है। किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाता है। यानी ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन क्या होता है कि किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में चेंज हो जाना, ये कहलाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है, किस में पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड में, कैल्शियम क्लोराइड में, अमोनियम क्लोराइड में या मैग्नीशियम क्लोराइड में। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी अमोनियम क्लोराइड में। अगला क्वेश्चन है कि मिश्रण यानी कि यहाँ पर बात करते हैं मिश्रण के रंगीन घटकों को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है, क्वेश्चन का लास्ट आंसर है। तो ये आपका राइट आंसर होता है यानी आसवन। ये आपको बताना है कि आसवन होगा या ऊर्ध्वपातन होगा या क्रिस्टलीकरण होगा या क्रोमेटोग्राफी होगा। तो राइट आंसर क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में